पुलिस ने 7 करोड़ 90 लाख के नकली नोट बरामद किए हैं। पुलिस को यह कामयाबी उस वक्त मिली जब जांच टीम ने एक कार की तलाशी ली। कार में 500 के फर्जी नोटों के 1580 बंडल बनाकर रखे गए थे। पुलिस के मुताबिक ये सभी नकली नोट छत्तीसगढ़ के रायपुर से विशाखापट्टनम ले जाए जा रहे थे, जहां किसी को सौंपा जा रहा था। हालांकि अब तक ये साफ नहीं हो पाया है कि इस फर्जी नोटों के रैकेट का सरगना कौन है और किस गिरोह से ये जुड़ा है। मुंबई में पिछले साल पावर ग्रिड फेल होने के पीछे अपना नाम आने के बाद चीन अपनी मासूमियत का प्रदर्शन कर रहा है। महाराष्ट्र सरकार ने ग्रिड फेलियर के तुरंत बाद साइबर अटैक की आशंका जताई थी, लेकिन तब इस बात को साबित नहीं किया जा सका था। महाराष्ट्र साइबर डिपार्टमेंट की 100 पन्ने के रिपोर्ट में यह लिखा है कि महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के सिस्टम में संदेहास्पद डेटा मिला है। 12 अक्टूबर 2020 की सुबह मुंबई में अचानक बिजली की सप्लाई बंद हो गई। मुंबई की लाइफलाइन मुंबई लोकल थम गई। कोरोना संकट के बीच अस्पतालों में वेंटिलेटर्स ने काम करना बंद कर दिया। दफ्तरों में बिजली चले जाने से अंधेरा हो गया। 2 घंटे की मशक्कत के बाद फिर से पावर सप्लाई बहाल। वजह सामने आई ग्रिड फेल होना। लेकिन ग्रिड फेल क्यों हुआ, इसका खुलासा किया है अमेरिका की साइबर सिक्योरिटी कंपनी रिकॉर्डेड फ्यूचर की रिपोर्ट में, जिसमें दावा किया गया है कि 12 अक्टूबर को मुंबई में पावर ग्रिड फेल होना भारत के खिलाफ चीन के साइबर अटैक प्लान का नतीजा था। रिपोर्ट के मुताबिक उन दिनों चीन के मैलवेयर भारत में बिजली की सप्लाई को नियंत्रित करने वाली प्रणालियों में घुस चुके थे। चीनी सरकार के नियंत्रण वाली रेडिको नाम की हैकर्स फर्म ने गुपचुप तरीके से भारत के 1 दर्जन से ज्यादा पावर जनरेशन और ट्रांसमिशन लाइन में घुसपैठ की थी। एडवांस साइबर हैकिंग की वजह से मुंबई में पावर ग्रिड फेल होने की वजह से बिजली सप्लाई बाधित हो गई। तब भी महाराष्ट्र के पावर मिनिस्टर नितिन राउत ने इसके पीछे साइबर अटैक को वजह बताया था, लेकिन तब ये साबित नहीं हो सका था। न्यूयॉर्क टाइम्स और वॉशिंगटन पोस्ट ने जो रिपोर्ट आज उनके इसमें डाली है, उसमें बहुत सारा सत्य है और मैंने जो कहा था वो सच भी है कि हमारे पे साइबर अटैक हुआ था और साथ में कुछ अन्य बातें भी हुई है। 3 कमेटियां 3 अलग अलग विभागों ने की थी। एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपनी कमेटी बनाई थी, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी ने, और दूसरी MERC ने बनाई थी, तीसरी हमने बनाई थी। तीनों की रिपोर्ट आ चुकी है। साइबर डिपार्टमेंट की रिपोर्ट, डिटेल रिपोर्ट शाम को दी जाएगी। मैं अभी इतना ही कह सकता हूं कि निश्चित रूप से गड़बड़ी हुई है। चीनी हैकर्स ने मुंबई के पावर ग्रिड को सिर्फ हैक नहीं किया था, बल्कि ये एक साइबर अटैक था जिसे बड़े पेशेवर तरीके से अंजाम दिया गया था। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि चीनी हैकर्स ने अक्टूबर में सिर्फ 5 दिनों के अंदर भारत के पावर ग्रिड, IT कंपनियों और बैंकिंग सेक्टर्स पर 40,500 बार साइबर अटैक किया था। उन दिनों चीनी मैलवेयर भारत में बिजली की सप्लाई को नियंत्रित करने वाली प्रणालियों में घुस चुके थे, जिसमें हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन सब स्टेशन और थर्मल पावर प्लांट भी शामिल थे। रिपोर्ट के मुताबिक अधिकतर चीनी मैलवेयर कभी भी एक्टिवेट ही नहीं किए गए थे। इसका मतलब है कि मैलवेयर का एक छोटा हिस्सा ही मुंबई में पावर आउटेज का कारण बना। यानी मुंबई में पावर ग्रिड फेल करके चीन ने इसकी सिर्फ टेस्टिंग की थी। महाराष्ट्र सरकार चीन के इस साइबर अटैक को बेहद गंभीरता से ले रही है। तरह की गड़बड़ी जब होती है, इतना बड़ा पावर आउटेज था, आर्थिक नुकसान पहुंचाया जा सकता था, एक तरह का ये प्रॉक्सी वॉर भी हो सकता है क्या? डेफिनेटली हो सकता है। अगर ऐसी इस प्रकार के फ्रोजन्स डालकर अगर कोई कंप्यूटर में वॉल तोड़कर अगर अंदर घुसता है, तो निश्चित रूप से अगर ये चीज अगर जो लोकल ट्रेन चलती है उनके इसमें डाला गया अगर गया, तो सारे ट्रेनें आपस में भिड़ सकती है और नया ये हो सकता है। इस प्रकार का ये होता है। अब सवाल ये उठता है कि मुंबई में पावर ग्रिड के सॉफ्टवेयर में घुसपैठ करके चीन क्या हासिल करना चाहता है।
रिपोर्ट में इसका भी जवाब दिया गया है, जिसके मुताबिक चीन ने यह साइबर अटैक भारत को चेतावनी देने के लिए किया था। ये तब हुआ था जब लद्दाख बॉर्डर पर भारत और चीन के सैनिक उलझे थे। तभी चीन ने भारत के इलेक्ट्रिक सप्लाई के कंट्रोल सिस्टम में एक मैलवेयर को डाल दिया था, जो एलएसी पर तनाव के बीच भारत पर दबाव बनाने की चीनी रणनीति का हिस्सा था। महाराष्ट्र सरकार ने चीनी साइबर अटैक की जांच के लिए कमेटी बना दी है, जो इस बात की भी जांच करेगी कि क्या ये स्टेट स्पॉन्सर्ड साइबर अटैक था या चीन की सरकार के आदेश पर किया गया था, या फिर ये किसी हैकर ग्रुप द्वारा किया गया साइबर अटैक था। एक्सपर्ट है, बीजीटीआई के एक्सपर्ट्स है, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के या बाकी सभी लोगों ने इकट्ठा मिलकर जो जांच की है, और खास करके जो स्काडा है, स्काडा सिस्टम, उसमें कुछ साइबर सैबोटेज हो सकते हैं, ऐसे कुछ एविडेंस की बातें उसमें सामने आई है। उसमें नंबर 1 कि 14 ट्रोजन हॉर्सेस मॉलवेयर सर्वर में डाले गए क्या या डाले जा सकते। उसी प्रकार 8 GB का डाटा अनअकाउंटेड फॉरेन सर्वर से वहां पे एमएसीबी के सर्वर में ट्रांसफर हो सकता है। मुंबई में पावर ग्रिड फेल होने के पीछे चीन की साइबर साजिश के आरोपों को चीन नकार रहा है, लेकिन चीन का ये साइबर अटैक बड़े खतरे का अलार्म बजा रहा है। विद्या के साथ कमलेश सुतार, मुंबई आज तक। इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है। आपको हम यहां पर बता दें कि बीजेपी के सांसद के बेटे को बाइक सवार हमलावरों ने गोली मार दी है। जी हां, बीजेपी सांसद कौशल किशोर के बेटे को कुछ बाइक सवारों ने, कुछ हमलावरों ने गोली मारी है। घायल सांसद के बेटे को फिलहाल ट्रॉमा सेंटर में भर्ती किया गया है, जहां उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। सांसद के बेटे का नाम आयुष बताया जा रहा है, जो अपने एक रिश्तेदार के साथ सुबह सैर के लिए निकला था। पुलिस मामले की पड़ताल में जुट गई है कि आखिर पूरी घटना के पीछे क्या वजह है। हालांकि सांसद की तरफ से कुछ भी नहीं कहा गया है। आयुष नाम के लड़के को कहीं गोली लग गई है, तो सीधा उसको ट्रॉमा सेंटर हमारी पुलिस के द्वारा पहुंचाया गया। मैं भी सीधा ट्रॉमा सेंटर पहुंचा। यहाँ पे बात की गई है तो सांसद जी के बेटे से और सांसद जी से कि आप इसमें अगर कोई तहरीर दे रहे हैं तो दीजिए, हम लोग कार्रवाई करेंगे। तो इन्होंने अभी कोई तहरीर देने से मना कर दिया है, और अगर कोई तहरीर देते हैं तो हम लोग आगे की कार्रवाई करेंगे। घटनाक्रम क्या था सर? हाँ, अभी हम लोग जांच नहीं किए हैं। कोई तहरीर जैसे प्राप्त होगी हम लोग उसके हिसाब से आगे की विधिक कार्रवाई करेंगे। मामला जैसा कि मेरे बेटे से बात हुई है, उसे पहचान नहीं पाया है और कमरे से बाहर निकला था, तो उसको कुछ लोगों ने, जैसा वो बता रहा, दौड़ाया और गोली मारी, लेकिन किन लोगों ने मारा है उससे पहचाना नहीं। तो अभी पुलिस इसमें पूरा कोऑपरेट कर रही है और पुलिस जांच भी इसकी कर रही है। अभी इस संबंध में अभी हमने कोई तहरीर नहीं दी कि अपने साले के साथ घर से निकले, वहीं टहल रहे थे और उसी के बाद वो घटना हुई है जैसा उसने बताया। लेकिन इस संबंध में अभी वो जोसा की बच्चे से मैंने बात किया है लड़के से, तो वो बता रहा मैंने किसी को पहचाना नहीं। हमारे संवाददाता कुमार अभिषेक हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, सबसे पहले तो जानना चाहेंगे फिलहाल क्या बताया जा रहा है, आयुष की तबीयत कैसी है, सेहत कैसी है? देखिए श्वेता, बिल्कुल ये पूरी तरीके से ठीक है और हम इस वक्त ट्रॉमा सेंटर के बाहर खड़े हैं, लेकिन ट्रॉमा सेंटर से उसे ले जाया जा चुका है। सुबह एकदम अहले सुबह यहां लाया गया था उसे, और कमर से ऊपर और कंधे के पास गोली छूती हुई निकली है, और उसके बाद यहां पर उसका प्राथमिक उपचार कराया गया है। जब पुलिस यहां पहुंची तो जो सांसद हैं या उनके बेटे हैं उनसे पूछताछ की है, बातचीत की है, और जो हमें शुरुआती जानकारी मिली थी उसके मुताबिक उसे अपराधियों ने गोली मारी है। लेकिन ये पूरा का पूरा मामला अभी तक पूरी तरीके से संदिग्ध है कि आखिर इतनी जल्दी यहां से फिर ले जाने की जरूरत क्या थी, तहरीर उस वक्त क्यों नहीं दी गई। और
जो साला है जिसके साथ बताया जा रहा है कि आयुष, जिसकी उम्र 30 साल है, मोहनलालगंज के सांसद हैं, वो बेटा उनके साथ था। सुबह ये दोनों घर से बाहर निकले थे। तो आखिर ये क्या वजह थी कि और क्यों उसे गोली मारी गई है अभी तक साफ नहीं है, लेकिन पूरी तरीके से ये मामला संदिग्ध है कि आखिर इसके पीछे क्या हुआ है। कुछ ही घंटों के भीतर उसे यहां से वापस भी ले जाया जा चुका है, यानी कि अब वो यहां पर है नहीं। कुल मिलाकर इस मामले में पुलिस कुछ देर बाद खुलासा कर सकती है कि आखिर गोली लगी तो क्यों लगी, किसने मारी, क्या वजह थी और तहरीर देने से क्यों बच रहे थे ये लोग। तो अभी देखना यह है कि यह मामला निकल करके क्या आता है, लेकिन निश्चित तौर पर श्वेता ये एक संदिग्ध मामला है। बिल्कुल। और अभिषेक, जिस तरह से आप बता रहे हैं क्योंकि तड़के सुबह की ये घटना है, जब इतनी सुबह एक तो निकले थे ये, और साथ ही साथ सैर के लिए, और साथ ही साथ जिस तरह से गोली लगी है या गोली मारी है हमलावरों ने, उसके बाद कौशल किशोर का बयान जो है वो जिस तरह का था, वो अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। उन्होंने साफ तरीके से कुछ भी नहीं कहा, उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, कोई जिक्र नहीं किया, और उनके बेटे को गोली लगी थी। अपने आप में ये बहुत बड़ी खबर थी। बिल्कुल। जब वो यहां पर लेकर के आए ट्रॉमा सेंटर में बकायदा जो डीसीपी नॉर्थ हैं वो जाकर के मिले हैं, और उस वक्त भी बहुत साफगोई के साथ बहुत बातें नहीं कही गई थी। सुबह से ही जो तहरीर है, जो एफआईआर है, वो देने से इनकार किया जा रहा था। कहीं ना कहीं ये मामला कुछ न कुछ इसमें फिशी है, संदिग्ध है। ये लड़का 30 साल का ये अपने साले के साथ मौजूद था। गोली जो चली है ये क्या रिवॉल्वर, लाइसेंसी रिवॉल्वर है, कई ऐसी चीजें हैं जो कि अभी तक उसका खुलासा होना बाकी है। जो पुलिस है वो कुछ देर बाद इस पूरे मामले का खुलासा कर सकती है कि आखिर इसके पीछे क्या था, क्या बदमाशों ने गोली मारी या फिर इसके पीछे कोई और बात थी। क्योंकि इस वक्त जब 7:15 का वक्त हो रहा है और कुछ घंटे पहले वो यहां लाया गया था और तुरंत ही उसे यहां से फिर वापस भी ले जाया जा चुका है, यानी खतरे से तो वो पूरी तरह बाहर है। उसे बहुत ही हल्की सी गोली छूती हुई निकली है, लेकिन इतनी जल्दीबाजी क्या थी, बहुत तमाम तरह की बातें निकल करके आ रही हैं। अब कई ऐसे सवाल हैं जो कि शायद आयुष या फिर उनके पिता ही दे पाए। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। रुक करेंगे अगली खबर का, और अब बात पश्चिम बंगाल की। बंगाल में मतदान की तारीख जैसे जैसे करीब आ रही है, बीजेपी अपने अभियान की ओर और आक्रामक होने लगी है। मिशन बंगाल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लंबा चुनावी कार्यक्रम तैयार हो चुका है। तो गृह मंत्री अमित शाह और कई अन्य बड़े चेहरे भी ममता बनर्जी की घेराबंदी के लिए बंगाल दौरे पर जाने वाले हैं। वंदे 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 वंदे, जोर से बोलिए, जय श्री राम, जय श्री राम। बंगाल के अंदर राजनीति है, तस्करी को यहाँ की सरकार रोक पा रही है और नहीं लपचे हाथ की। बंगाल में ममता को घेरने का बीजेपी प्लान। करीब 20 रैलियां करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मिशन बंगाल के लिए रण में उतरेंगे कई केंद्रीय मंत्री। टीएमसी को खुला चैलेंज करने के इरादे से बीजेपी का अचूक प्लान तैयार है। इसके तहत प्रधानमंत्री मोदी की धुआंधार रैली होने वाली है। भाजपा उस सोनार बांग्ला के निर्माण के लिए एक काम करेगी जिसमें यहां का इतिहास, यहां की संस्कृति दिनों दिन और मजबूत होगी। वैसे तो चुनावी महासमर से पहले ही पीएम मोदी ममता सरकार पर हमला बोल चुके हैं। अब लड़ाई उससे आगे की है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी की तैयारी है कि पीएम मोदी की 20 चुनावी सभाओं के जरिए बंगाल के सभी 23 जिलों के वोटरों को एकजुट किया जाए, ताकि बीजेपी 2021 की पहली अग्नि परीक्षा में पास हो सके। असम में भी प्रधानमंत्री मोदी की 6 रैलियां प्रस्तावित हैं। बंगाल चुनाव के लिए तारीखों के ऐलान के बाद प्रधानमंत्री मोदी की पहली रैली 7 मार्च को होने जा रही है। उस दिन कोलकाता के ब्रिगेड ग्राउंड में प्रधानमंत्री मोदी चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। बीजेपी नेता पीएम की 7 मार्च वाली रैली की तैयारियों का लगातार जायजा ले रहे हैं। पार्टी कह रही है कि पीएम की कोलकाता रैली इतिहास की सबसे बड़ी रैली होगी। बीजेपी को भरोसा है कि बंगाल पीएम मोदी की उम्मीदें नहीं तोड़ेगा और इस बार ममता की गद्दी छिन जाएगी। पार्टी इतिहास रचेगी,
लेकिन टीएमसी बीजेपी की उम्मीदों को महज ख्वाब बता रही है। गुजरात बांग्ला शासन करबे ना, बांग्ला शासन करबे, गुजरात बांग्ला शासन करबे ना, मोदी बांग्ला शासन करबे ना, गुंडारा करबे ना। बंगाल और अन्य 4 राज्यों के विधानसभा चुनावों के लिए टिकट बंटवारे को लेकर दिल्ली में आज से बीजेपी की अहम बैठक होने जा रही है। अमित शाह और जेपी नड्डा की मौजूदगी में उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा होगी। इस बात की सुगबुगाहट तेज हो गई है कि नंदीग्राम से ममता बनर्जी के खिलाफ शुवेंदु अधिकारी ही बीजेपी के उम्मीदवार होंगे। बीती रात कोलकाता में बीजेपी नेताओं ने टिकट बंटवारे पर मंथन किया, जिस पर आखिरी फैसला दिल्ली में लिया जाना है। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा और कोलकाता से पॉलिमी साहा के साथ अनुपम मिश्रा आज तक। पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में पहला वोट पड़ने में अभी 24 दिन का वक्त है। उससे पहले बीजेपी के स्टार प्रचारक योगी आदित्यनाथ ने मालदा में रैली की। उन्होंने कहा कि 2 मई के बाद जब बीजेपी की सरकार बनेगी तो गुंडे अपनी जान की भीख मांगते हुए गली में तख्ती लटकाए घूमेंगे। पश्चिम बंगाल का मालदा, जहां योगी आदित्यनाथ का हेलीकॉप्टर आते ही बीजेपी के कार्यकर्ता जोश से भर गए। भारत माता की वंदे। योगी आदित्यनाथ बीजेपी के लिए चुनाव प्रचार करते रहे, लेकिन पश्चिम बंगाल और उसमें भी मालदा योगी आदित्यनाथ के लिए बहुत अहम क्यों है, ये समझे। उससे पहले बंगाल में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का स्वागत देखिए, जो बीजेपी का ट्रम्प कार्ड साबित हो सकते हैं। पश्चिम बंगाल के मालदा जिले की सीमाएं बांग्लादेश से लगती हैं। यहाँ मुस्लिम वोटर बहुमत में है। ऐसे में बीजेपी ने हिंदुत्व की धार तेज करने के लिए योगी आदित्यनाथ को मैदान में उतारा है। योगी ने भी बिना देर किए बंगाल के गौरवशाली इतिहास से बात शुरू करते हुए जय श्री राम के नारे पर ममता के कथित विरोध का जिक्र किया और लोगों को याद दिलाया कि कैसे ममता के राज में दुर्गा पूजा पर पाबंदी लगाई गई। मैं ममता दीदी जी से अनुरोध करना चाहता हूं, एक सरकार कभी उत्तर प्रदेश में थी जो अयोध्या में राम भक्तों पर गोली चलाती थी। उस सरकार का हर्ष आपने देखा है क्या हो गया है, और अब बारी बंगाल में टीएमसी की सरकार की है। राम के बगैर भारत का कोई काम ही नहीं, और जो रामद्रोही हैं उनके अभी भारत में कोई काम नहीं, बंगाल में कोई काम नहीं। पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की कोशिश ममता बनर्जी को हिंदू विरोधी ठहराने की है, ताकि राज्य के 70% हिंदू वोट को एकजुट किया जा सके। लोक नीति CSDS के साल 2019 के सर्वे के मुताबिक 50% ब्राह्मण, कायस्थ और ऊंची जाति के लोगों ने पश्चिम बंगाल के चुनाव में बीजेपी को वोट दिया। योगी आदित्यनाथ के प्रचार से बीजेपी को इस समर्थन बढ़ने की उम्मीद है। बीजेपी का दावा है कि मालदा में दीदी की शहर से लव जिहाद के मामले बढ़ रहे हैं, जिसे योगी के उत्तर प्रदेश में बनाए गए कड़े कानून से काबू में किया जा सकता है। यहां पर लव जिहाद की घटनाओं को भी अंजाम दिया जा रहा है। हम लोगों ने यूपी के अंदर कानून बना दिया, लेकिन बंगाल के अंदर क्योंकि तुष्टीकरण की राजनीति है, न वह गौ तस्करी को यहां की सरकार रोक पा रही है और न ही लव जिहाद की उन घातक गतिविधियों को जिसका दुष्परिणाम आने वाले समय में बड़ा खतरनाक होने जा रहा है। मालदा में योगी आदित्यनाथ ने बहुत ही कड़े शब्दों में तुष्टीकरण, लव जिहाद और गो हत्या पर सवाल उठाए हैं। ममता बनर्जी को कटघरे में खड़ा किया है और खास तौर पर उन पर तुष्टीकरण का आरोप लगाया है। और ये सिर्फ इसलिए नहीं कि ये बीजेपी का आरोप है। योगी आदित्यनाथ के मुंह से अगर ऐसा बयान निकलता है तो इसका संदेश हिंदू वोटर्स के पास बहुत सख्ती से जाता है और इसी मकसद से
योगी आदित्यनाथ की पहली रैली बीजेपी ने मालदा जैसी जगह में आयोजित की, जहां पर मुस्लिम वोटर्स की संख्या काफी ज्यादा है। उत्तर प्रदेश के अंदर कोई गौ हत्या नहीं कर सकता। मित्रों, कोई नहीं कर सकता। हमारी सरकार 2017 में आई थी और 2017 में आते ही उत्तर प्रदेश के अंदर गौ तस्करी और इलीगल स्लॉटर हाउसेज एक झटके में बंद हो गए। 24 घंटे के अंदर बंद हुए थे। आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार को लेकर के तो आइए, 24 घंटे के अंदर सभी इलीगल स्लॉटर हाउसेज बंद हो जाएंगे। पश्चिम बंगाल चुनाव में हिंदुत्व के मुद्दे के अलावा बीजेपी का सारा जोर राज्य में अराजकता और भ्रष्टाचार पर है। योगी के जरिए बीजेपी बंगाल के वोटरों को उत्तर प्रदेश में अपराधियों पर हुई कड़ी कार्रवाई को याद दिलाकर वोट पाना चाहती है। तब टीएमसी के नाम पर जो लोग गुंडागिर्दी कर रहे हैं, आप देखते होंगे उत्तर प्रदेश के अंदर जो लोग पहले गुंडागिर्दी करते थे, आज वे लोग अपने गलियों में अपने गले में तख्ती बांध करके चलते हैं कि रहम कर दो। योगी आदित्यनाथ ने दावा किया कि बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने पर भी ऐसा ही होगा। 2 मई के बाद राज्य में गुंडे जिंदगी की भीख मांगेंगे। 2 मई के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब बंगाल के अंदर बनेगी तो टीएमसी और कम्युनिस्टों के नाम पर गुंडागिर्दी और अराजकता फैलाने वाले गुंडे अपनी जान की भीख मांगते हुए गलियों अपने गले में तख्ती लेकर के घूमते हुए फिरेंगे। और उस समय फिर वह दृश्य देश के सामने होगा कि जो भी कानून के साथ खिलवाड़ करेगा उसको अपनी जान की भीख मांगने के लिए इसी प्रकार से मजबूर होना पड़ेगा। पश्चिम बंगाल से पहले योगी आदित्यनाथ ने हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव में प्रचार किया था, जहां बीजेपी ने 48 सीट जीती थी और ओवैसी की पार्टी को तीसरे पायदान पर खिसका दिया था। बिहार चुनाव में भी योगी ने 17 जिलों में 19 रैलियां की और माना जाता है कि 75 सीटों पर उनका प्रभाव देखने को मिला। पश्चिम बंगाल को लेकर बीजेपी की उम्मीदें बहुत ज्यादा है। ममता सरकार के खिलाफ 10 साल की सत्ता विरोधी लहर है और मालदा जैसे जिलों में ध्रुवीकरण बहुत ज्यादा है। साल 2019 के चुनाव में मालदा उत्तर की लोकसभा सीट बीजेपी कब्जा करने में कामयाब हो गई। हालांकि इस चुनाव में ममता सरकार ने योगी आदित्यनाथ को चुनाव प्रचार की इजाजत नहीं दी थी। इस वजह से योगी आदित्यनाथ को झारखंड में ही रैली करनी पड़ी थी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ, जिसने पश्चिम बंगाल के चुनाव में योगी की धमाकेदार एंट्री का रास्ता साफ कर दिया। अनुपम मिश्र, मालदा, आज तक।